अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 9 अगस्त को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से समरी रिजॉल्व करने के लिए समरी भेजी जाती है पाकिस्तान के सदर को। सदर आरिफ अलवी इस समरी को एक्सेप्ट करते हैं और साइन करते हैं, जिसके बाद कौमी असम्बली रिजॉल्व हो जाती है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के हवाले कर दी जाती है, जिनका नाम होता है अनवारुल हक काकड़ साहब। पाकिस्तान के आईन के मुताबिक जब भी जमहूरी हुकूमत ख़त्म होती है तो एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए 3 नाम दिए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और 3 नाम दिए जाते हैं अपोजिशन लीडर की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर दोनों बैठकर फैसला करते हैं और इन 6 नामों में से एक नाम मुंतखब किया जाता है एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए। लेकिन कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर आपस में बैठक करते हैं, दोनों तरफ से 3-3 नाम रेफर किए जाते हैं और मुंतखब किया जाता है अनवारुल काकड़ का नाम। लेकिन ये दोनों की तरफ से दिए जाने वाले 6 नामों की बजाय 7वें नाम को प्रेफर किया जाता है अनवारुल काकड़ साहब को। ये 7वां नाम कहाँ से आया? क्योंकि इससे पहले जब भी प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर बैठक करते थे तो 6 के 6 नाम पब्लिक किए जाते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर के लिए हो सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा 6 नाम पब्लिक क्यों नहीं किए गए? आखिर इसकी क्या रीज़न थी? अनवारुल काकड़ के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद मीडिया पर, अखबार पर चेमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होंगे। आखिर क्या सच्चाई है? इलेक्शन 90 दिन के अंदर क्यों नहीं हो रहे और पाकिस्तान में कौन सी किस्म की डेमोक्रेसी को फॉलो किया जाता है? आइए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत को पीडीएम नो कॉन्फिडेंस मोशन के ज़रिए ख़त्म करती है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं शहबाज शरीफ। पीडीएम की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम मईशत को अच्छा करेंगे, डॉलर नीचे लेके आएंगे, रोज़गार बेहतर करेंगे और मुल्क का कानून बेहतर करेंगे। लेकिन ये सब दावे और बयानात के हद तक तो ठीक था, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। लेकिन इसके बरक्स इमरान खान, जिसकी पॉपुलैरिटी चंद माह पहले ख़त्म होने के करीब थी, वो अवाम में मशहूर होते गए और इमरान खान रिक्वेस्ट करते गए कि इलेक्शन करवाए जाएँ। लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से बयान आता है कि इलेक्शन अभी नहीं हो सकते क्योंकि मुल्क में मर्दशुमारी होना अभी बाकी है और मर्दशुमारी के लिए 4 से 5 माह चाहिए और उसके बाद इलेक्शन हो सकेंगे। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अप्रैल या मई से अगर 4 या 5 माह भी लगाएं तो सितंबर या अक्टूबर बनते हैं। लेकिन उस वक्त इलेक्शन होना दूर की बात, 16 माह गुजरने के बाद भी पीडीएम की जब हुकूमत ख़त्म होती है तो इलेक्शन कमीशन फिर भी बयान देता है कि इलेक्शन से पहले मर्दशुमारी होना बाकी है। जब तक मर्दशुमारी नहीं हो सकती तो इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। लेकिन इस बयानिए को पीडीएम भी सपोर्ट करती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पीडीएम हुकूमत ख़त्म होने से पहले 1 माह के अंदर 100 से ज़्यादा कानून पास करती है। असम्बली रिजॉल्व होने से चंद दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक इजलास बुलाते हैं और इस इजलास में फैसला करते हैं कि इलेक्शन से पहले मर्दशुमारी करना ज़रूरी है। इसका मतलब इलेक्शन ना करवाने में इलेक्शन कमीशन ही सेंसर नहीं बल्कि पीडीएम हुकूमत भी सेंसर नहीं थी। इसके साथ ही बात आई थी कि इलेक्शन की डेट देने का किसका राइट है। सदर आरिफ अलवी बोलते हैं कि ये प्रेसिडेंट का राइट है और इलेक्शन कमीशन बोलता है कि इलेक्शन कमीशन का राइट है। लेकिन हम सदर और इलेक्शन कमीशन की दोनों की बात को साइड पे रखें और ये देखें कि आइन क्या कहता है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक कि जब भी असम्बली रिजॉल्व होगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। अगर तो असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करके रिजॉल्व होती है तो फिर 2 माह के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर असम्बली प्राइम मिनिस्टर खुद रिजॉल्व करते हैं तो इस सूरत में 3 माह के अंदर मतलब 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर किया जाता है, मतलब आइन खल्लास। सितंबर 2023 में सदर आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन को एक सजेशन देते हैं कि इलेक्शन 6 नवंबर तक होने चाहिए। लेकिन सदर आरिफ अलवी ऑर्डर नहीं देते बल्कि रिक्वेस्ट करते हैं या एक सजेशन देते हैं। लेकिन माजी की तरह पाकिस्तान का आइन फिर तोड़ा जाता है। जिस तरह पीडीएम की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली रिजॉल्व होने के बाद भी इलेक्शन नहीं करवाए। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मानी जाती है, मतलब जमहूरियत मानी जाती है, जहाँ पर जो भी डिसीज़न और मेकिंग की पावर अवाम के हाथ में होती है। लोगों के पास ताकत होती है इक़्तिदार की, लोगों के पास डिसीज़न और मेकिंग की पावर होती है। लेकिन क्या ऐसा होता है? लोग अपने वोट कास्ट करके एमपी और एमएनए मुंतखब करते हैं जो कि नेशनल असम्बली में और सूबाई असम्बली में जाते हैं। फिर एमएनए वोट कास्ट करके एक प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब करते हैं जो कि पूरे मुल्क का निज़ाम संभाल रहा होता है और इस प्राइम मिनिस्टर का टर्न्योर 5 साल के लिए होता है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए प्राइम मिनिस्टर को किसी भी वक्त हटाया जा सकता है, जिसकी हम एग्जाम्पल लें तो 2022 में इमरान खान को हटाया गया था। अगर हम देखें तो गवर्नेंस को चलाने के लिए मुख्तलिफ ज़माने में मुख्तलिफ तरीके रहे हैं, जिनमें एक तरीका बादशाहत वाला बहुत मशहूर है कि जिसमें एक बादशाह होता है और वही पूरी स्टेट को देख रहा होता है, जिसमें राजे में राजे होते हैं और छोटी छोटी रियासतों को देख रहे होते हैं। उनके अपने ही कवानीन होते हैं, उनके अपने ही रूल्स होते हैं। इस तरह के सिस्टम में कमज़ोर आदमी के हक़ मारे जाते हैं और ताकतवर आदमी मज़ीद ताकतवर होता जाता है। आजकल के ज़माने में ये गवर्नेंस को चलाने का तरीका अच्छा नहीं समझा जाता। गवर्नेंस को चलाने का एक और तरीका है खलीफा का, जिसमें एक खलीफा होता है कि जो पूरी गवर्नेंस को देख रहा होता है। खलीफा निज़ाम को भी एक जमहूरी निज़ाम ही समझा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी डिसीज़न अवाम की राय से की जाती हैं। इसको समी रिलीजियस पॉलिटिकल सिस्टम भी समझा जाता है और ये सिस्टम इस्लाम में ज़्यादा फॉलो किया जाता है।
सऊदी अरब इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल हो सकती है। और तीसरा तरीका है जो कि अभी सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की बहुत सारी शक्लें और टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पर चंद अक़साम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इस तरह के सिस्टम में अवाम के हाथ में डायरेक्ट मेकिंग एंड डिसीजन की पावर होती है और अवाम इलेक्टोरल मेंबर पर इंसार नहीं करती। इस तरह के सिस्टम में मुख्तलिफ अफराद मिलकर कोई फैसला करते हैं। ये सिस्टम ज़्यादातर छोटे कबीलों और इलाकों में फॉलो किया जाता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इस शक्ल की डेमोक्रेसी में अमूमन लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और मेकिंग एंड डिसीजन की पावर उन नुमाइंदों के हाथ में होती है जो कि मुकर्रर मुद्दत के लिए नुमाइंदे होते हैं। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इस तरह के डेमोक्रेसी सिस्टम में अवाम अपने हल्के में से नुमाइंदों को वोट डालकर मुंतखब करती है और ये लोग पार्लियामेंट में जाते हैं और इसी पार्लियामेंट में एक प्राइम मिनिस्टर बनता है और प्राइम मिनिस्टर की पूरे स्टेट को चलाने की जिम्मेदारी होती है। और प्राइम मिनिस्टर के नीचे मिनिस्टर होते हैं कि जो कि अलग अलग चीज़ों को देख रहे होते हैं। इस तरह के सिस्टम की यूनाइटेड किंगडम एक अच्छी मिसाल हो सकती है। इसके बाद हम नंबर 4 पर बात कर लेते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इस तरह के डेमोक्रेसी सिस्टम में अवाम अपने हल्कों के नुमाइंदों को वोट डालने की बजाय डायरेक्ट सदर को वोट डालते हैं और उन्हीं वोटों के डिसीजन पे एक सदर मुंतखब होता है और वो सदर पूरी स्टेट को चला रहा होता है। सदर के नीचे पार्लियामेंट भी होती है, लेकिन ये पार्लियामेंट ना तो सदर को हटा सकती है और ना ही कोई अपना कानून उसके ऊपर नाफिज कर सकती है। इस तरह के डेमोक्रेसी सिस्टम की एक अच्छी एग्जाम्पल हो सकती है अमेरिका और तुर्की जैसे ममालिक। नंबर 5 पर हम बात कर लेते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। इस तरह के डेमोक्रेसी सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर और सदर दोनों होते हैं। सदर अमूमन डिफेंस और गैर मुल्की मामलात देख रहा होता है और प्राइम मिनिस्टर मुल्क के अंदर गवर्नर्स को चला रहा होता है, जिसमें मईशत आ गई, पुलिस आ गई, कानून आ गए, ये सब चीज़ें प्राइम मिनिस्टर के देख रहा होता है। और प्राइम मिनिस्टर के नीचे मिनिस्टर होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को देख रहे होते हैं। इस तरह के सिस्टम में आम लोग वोट कास्ट करते हैं अपने हल्के में और एमएनए कौमी असम्बली में पहुँचते हैं और मुख्तलिफ एमएनए मिलकर मेजोरिटी के साथ किसी एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर मुंतखब कर लेते हैं। इस तरह के डेमोक्रेसी सिस्टम इंडिया और पाकिस्तान में फॉलो किए जाते हैं, लेकिन हम इसके साथ ही देख लेते हैं कि पाकिस्तान में कितनी टाइप के इलेक्शन होते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में वक्फे के साथ मुख्तलिफ इलेक्शन होते रहते हैं, लेकिन हम अभी चंद टाइप्स हाईलाइट करते हैं। पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर इलेक्शन होने वाले जनरल इलेक्शन कहलाते हैं, जो कि हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, जिसमें नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों मुश्तमिल होती हैं। दोनों किस्म के मेंबर्स अपने अपने हल्के से वोट लेकर असम्बलीज में पहुंचते हैं। एमपीए जो होता है वो सूबाई असम्बली का मेंबर होता है और एमएनए नेशनल असम्बली का मेंबर होता है। एमपीए आम लोगों से वोट लेकर सूबाई असम्बली में पहुंचता है और वहां पर एमपीए वोट कास्ट करके एक चीफ मिनिस्टर मुंतखब करते हैं, जिसको वज़ीर आला बोलते हैं और वो पूरे सूबे को लीड करता है। और एमएनए अपने हल्के से लोगों से वोट लेकर नेशनल असम्बली में पहुँचते हैं और इसी तरह एमएनए वोट डालकर सादा अक्सरियत के साथ किसी को प्राइम मिनिस्टर के लिए मुंतखब करते हैं, जो कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है और पूरे मुल्क को देख रहा होता है। और प्राइम मिनिस्टर इस पार्लियामेंट को जवाबदेह होता है और इस पार्लियामेंट को कवानीन बनाने का और चेंज करने का अख्तियार होता है। नेशनल असम्बली में एमएनए की तादाद टोटल 342 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं बाई इलेक्शन की। बाई इलेक्शन कोई बड़े लेवल पर इलेक्शन तो नहीं होते, लेकिन ये उस जगह पर इलेक्शन हो रहे होते हैं कि जिस जगह पर ऑलरेडी इलेक्शन हुए हों और उसका एमएनए या एमपीए या तो फोत हो चुका हो या फिर वो रिज़ाइन दे के जा चुका हो और इन सीट को फिल करने के लिए बाई इलेक्शन करवाए जाते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ जाते हैं। पाकिस्तान में अमूमन लोकल गवर्नमेंट के लिए बल्दियाती इलेक्शन, यूनियन कौंसल और ज़िली इलेक्शन करवाए जाते हैं। इस इलेक्शन की बिना पर मेंबर सेलेक्ट होते हैं और वो म्यूनसिपल सर्विस, तरक्याती प्रोजेक्ट और लोकल गवर्नेंस जैसे कामों को देख रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं सेनेट इलेक्शन की। पाकिस्तान में एक नेशनल असम्बली होती है और एक सेनेट होता है। नेशनल असम्बली को लोअर हाउस बोला जाता है और सेनेट को अपर हाउस बोला जाता है, लेकिन नेशनल असम्बली में और सेनेट में थोड़ा फ़र्क समझना ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल असम्बली में हर सूबे की आबादी के लिहाज से एमएनए मुंतखब होते हैं। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल में समझते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली की टोटल 342 सीटें हैं, जिनमें से 173 सिर्फ पंजाब की हैं, क्योंकि पंजाब आबादी के लिहाज से एक बड़ा सूबा है। और इसी तरह अगर हम बलोचिस्तान को देखें तो सिर्फ 20 सीटें बलोचिस्तान की हैं, क्योंकि वो आबादी के लिहाज से छोटा सूबा है। लेकिन सेनेट में कुछ इस तरह है कि हर सूबे को बराबर की तादाद दी गई है। मतलब अगर सेनेट में टोटल 100 सीटें हैं तो सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान को 25-25 सीटें दी गई हैं। सेनेट का मकसद भी यही है कि हर सूबे को बराबर की नुमाइंदगी दी जाए। सेनेट में मुंतखब होने वाले मेंबरान को अवाम वोट नहीं करती, बल्कि नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान इसको वोट कास्ट करके एक फार्मूले के तहत एक सेनेटर मुंतखब करते हैं। और सेनेटर का टेन्योर 6 साल के लिए होता है। हर 3 साल बाद सेनेटर के इलेक्शन करवाए जाते हैं और पिछले बंदे रिटायर हो जाते हैं और नए बंदे आ जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन। ये इलेक्शन सदर को मुंतखब करने के लिए किए जाते हैं। इस इलेक्शन में भी आम लोग वोट कास्ट नहीं कर सकते, बल्कि सेनेटर, नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार ही मिलकर एक सदर को मुंतखब करते हैं। इसके अलावा आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये भी पाकिस्तान की रियासतें हैं,
आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक अलग वज़ीर आज़म होता है और गिलगित बल्तिस्तान का एक अलग वज़ीर आज़म होता है जो कि अपने अपने स्टेट को चला रहा होता है। इसके अलावा पार्टी लीडरशिप के इलेक्शन आ जाते हैं जो कि इंटरनल इलेक्शन होते हैं, जिसमें आम जनता वोट कास्ट नहीं करते, जिसमें पार्टी के मेंबर वोट कास्ट करके किसी को सदर मुंतखब करते हैं और इस सदर के पास इस पार्टी को चलाने का और डायरेक्शन देने का अख्तियार होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा है कि इलेक्शन कितनी टाइप के होते हैं, डेमोक्रेसी कितनी टाइप की होती है। क्या आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी टाइप की डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है? क्योंकि पाकिस्तान के 75 सालों में ज़्यादातर हुकूमत को मिलिट्री ने ही संभाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अपनी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।